मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जैसे हमारे पास में पानी को रखने के लिए विभिन्न प्रकार के पात्र होते हैं, बर्तन होते हैं, और उनको हम क्या करते हैं, अलग अलग नाम देते हैं, है ना। गुंडी हो गया, चंबू हो गया, टंकी हो गया, गिलास हो गया, ठीक है, लोटा हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या किया गया, संधारित्र के आकार के आधार पर इनको क्या किया गया, अलग अलग नाम दिया गया, ठीक है। तो उसमें पहला है आपका समांतर प्लेट संधारित्र, दूसरा होता है आपका गोलीय संधारित्र, और तीसरा होता है बेलनाकार संधारित्र। इसमें जो पहला है वो है आपका समांतर प्लेट संधारित्र, और यही हमारे क्या है, कोर्स में भी है, ठीक है। तो देखते हैं पहले समांतर प्लेट संधारित्र को, राइट। तो पहले इसका हम डायग्राम बना लेते हैं इस तरह से। ये दो समांतर प्लेटें हो गई, ए और बी, और दोनों प्लेटें एक दूसरे के कैसे रखी हुई हैं, समांतर रखी हुई हैं। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, डी, स्मॉल डी है, और प्रत्येक प्लेट का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल कितना है, ए है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, ए है, ठीक है ना। इस तरह से आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। अब जब प्लेट ए, अब हम बात करते हैं, जब प्लेट ए को क्या करते हैं, धनात्मक आवेश देते हैं, यानी कि प्लस क्यू आवेश देते हैं। ये हमने क्या दे दिया, प्लस क्यू आवेश दे दिया। जब प्लेट ए को क्या करते हैं, प्लस क्यू आवेश देते हैं, तो स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण प्लेट बी के आंतरिक पृष्ठ पर क्या जाता है, ऋणात्मक आवेश आ जाता है। ये माइनस क्यू आवेश आ गया, और इस पर आता है प्लस, लेकिन इस प्लेट बी को हमने कल देखा था, क्या कर देते हैं, इसको ग्राउंडेड कर देते हैं, भूमिकृत कर दिया जाता है, जिससे इसका संपूर्ण प्लस क्यू आवेश कहाँ चला जाता है, भूमि में चला जाता है, जिससे उस पर केवल माइनस क्यू आवेश ही शेष रहता है। यह माइनस क्यू आवेश जो है, ये मैंने कल आपको बताया था कि ये जो माइनस क्यू आवेश है, ये दोनों प्लेटों के बीच, या तो बोलेंगे चालक ए का विभव को क्या कर देता है, कम कर देता है, ए के विभव को कम कर देता है, या अरे माइक बंद करो ना, कौन है, माइक बंद करो। दोनों प्लेटों के, अब ये जो माइनस वाला जो आवेश है, कल मैंने आप लोगों को बताया था, जो माइनस वाला आवेश है, ये दोनों या तो चालक ए के विभव को कम कर देता है बोलो, या दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर को क्या कर देता है, कम कर देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो शब्द उपयोग करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर दो प्लेटें हैं और दोनों प्लेटों के बीच में क्या होगा, विभवांतर होगा, और ये दोनों प्लेटें मिलकर क्या बनाया गया है, संधारित्र बनाया गया है। तो चालक, ये जो ऋणात्मक आवेश है, माइनस क्यू आवेश है, ये चालक ए के विभव को कम कर देता है, ऐसा बोलिए, या दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर को क्या कर देता है, कम कर देता है, ऐसा बोलिए। दोनों का मतलब वही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ उच्च विभव है, यहाँ निम्न विभव है, यहाँ धनात्मक आवेश है, यहाँ ऋणात्मक आवेश है। धनात्मक आवेश को उच्च विभव कहते हैं, ऋणात्मक आवेश को निम्न विभव कहते हैं। तो एक तरफ धन बहुत ज़्यादा है, एक तरफ ऋण बहुत कम है, तो क्या होगा, विभवांतर कराएगा वो, ठीक है। लेकिन क्या करेगा, जब ये वाला माइनस इसको, इसके आवेश को क्या कर देगा, कम कर देगा, तो इसका विभव भी कम हो जाएगा। यहाँ पे भी आवेश कम, यहाँ पर भी आवेश कम, तो जो विभवांतर होगा दोनों के बीच का, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप या तो चालक ए का विभव कम हो जाता है ऐसा लिखेंगे, या दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, फलस्वरूप धारिता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। थ्योरी देख लीजिए, थ्योरी बहुत आसान है। कल आप लोगों ने जो किया था, मुझे ये बताइए थ्योरी क्या है इसकी। चित्रानुसार समांतर प्लेट संधारित्र प्रदर्शित है, चित्रानुसार समांतर प्लेट संधारित्र प्रदर्शित है, जिसमें दो चालक प्लेटें कैपिटल ए और कैपिटल बी एक दूसरे के समांतर स्थित हैं। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी तथा प्रत्येक चालक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल ए है। ये हो गई इसकी संरचना। पैराग्राफ चेंज करो। जब प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, प्लस क्यू देंगे, संधारित्र के सिद्धांत में धनात्मक आवेश दिया था आपने, ठीक है, और यहाँ ऋणात्मक और यहाँ धनात्मक आया था। यहाँ पर्टिकुलर हम प्लेट पर कितना आवेश दे रहे हैं, प्लस क्यू आवेश। जब चालक प्लेट ए पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण प्लेट बी के आंतरिक पृष्ठ पर ऋणात्मक आवेश
और सॉरी आंतरिक पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश तथा बाह्य पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। याद रखेंगे आप, प्लेट ए पर यदि आप प्लस क्यू देते हैं तो प्लेट बी के आंतरिक पृष्ठ पर उतना ही आवेश उत्पन्न होगा माइनस क्यू, और बाह्य पृष्ठ पर उतना ही प्लस आवेश उत्पन्न होगा प्लस क्यू। समझ गए? यानी आवेश की मात्रा समान होती है। यहाँ प्लस क्यू दोगे, यहाँ माइनस क्यू आएगा, यहाँ प्लस क्यू आएगा, आवेश की मात्रा समान उत्पन्न होती है। समझ में आई बात? तो इस तरह से जब प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण प्लेट बी के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश और बाह्य पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्लेट बी के भूमिकृत होने के कारण इसका संपूर्ण प्लस क्यू आवेश भूमि में विसर्जित हो जाता है, जिससे उस पर केवल माइनस क्यू आवेश ही शेष रहता है। यह माइनस क्यू आवेश दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर को कम कर देता है, फलस्वरूप धारिता का मान बढ़ जाता है। राइट? यस और नो? एक बार फिर से चित्रानुसार समांतर प्लेट संधारित्र प्रदर्शित है, जिसमें दो चालक प्लेटें ए और बी एक दूसरे के समांतर स्थित हैं। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d तथा प्रत्येक चालक प्लेट का क्षेत्रफल कैपिटल A है। संरचना हुई है। पैराग्राफ चेंज करो। जब प्लेट A को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो स्थिर वैद्युत प्रेरण के कारण प्लेट B के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश तथा बाह्य पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्लेट बी के भूमिकृत होने के कारण इसका संपूर्ण प्लस क्यू आवेश भूमि में विसर्जित हो जाता है, जिससे उस पर केवल माइनस क्यू आवेश ही शेष रहता है। यह माइनस क्यू आवेश दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर को क्या कर देता है? कम कर देता है, फलस्वरूप धारिता का मान बढ़ जाता है। कल ही मैंने आपको बताया हूँ कि विभवांतर को कम करना है, विभव को कम करना है, धारिता का मान बढ़ेगा। एक ही तरीका धारिता बढ़ाने का, विभवांतर कम करो या विभव कम करो, धारिता बढ़ती है। राइट? ये होगी इसकी फलस्वरूप धारिता बढ़ जाती। तब से क्या करेंगे? डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। तब दोनों चालक प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों चालक प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बताइए मुझे जरा, दोनों चालक प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है कितनी होती है? मैंने आपको इसके पहले एक क्वेश्चन कराया था, याद करो। आवेश की दो अनंत समतल चादरों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, है ना। और उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा। ये दिख नहीं रहा होगा, बहुत लाइट दिख रहा है ये, है ना। मैंने आपको बोला था कि उस समय मैं पूछूंगा। क्या है ये? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक बोला था। क्या होता है बताओ, उसका सूत्र क्या होता है बताओ जरा जल्दी से। अरे ऐसा कुछ नहीं बताया था मैंने। आवेश की दो अनंत समतल चादरों में जब एक चादर पर प्लस क्यू आवेश दूसरे चादर पर माइनस क्यू आवेश होगा, उस स्थिति में हमको तीन स्थितियां प्राप्त हुई थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और ये सेकंड स्थिति है दोनों चादरों के बीच की, दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई का सूत्र क्या था जिस पर मैंने राइट का निशान लगाया था? हाँ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। बताया था मैंने आपको, पूछूंगा क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो ये होता है ना। तो वो लिखेंगे यहाँ पर हम। तब दोनों चालक प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये ठीक है।
ये होता है। अब आप अभी समय नहीं है, सामने होते तो मैं कॉपी पलटवाता आप लोगों से, ठीक है, अभी समय नहीं है इसलिए मैं नहीं पलटवा रहा हूँ, है ना। दोनों चालक प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जब तीव्रता निकल गई तो अब क्या करेंगे आप, अब यहाँ निकालेंगे विभवांतर, दोनों चालक प्लेटों के मध्य विभवांतर। अब दोनों चालक प्लेटों के मध्य विभवांतर। अब यहां पर मैं लिखने वाला हूं विभवांतर बराबर तीव्रता गुणित विस्थापन। अब मैं ये कहां से लिखने वाला हूं ये बताइए। विभवांतर बराबर लिखने वाला हूं तीव्रता गुणित विस्थापन, ठीक है। अभी जो तीव्रता गुणित विस्थापन में जो लिखने वाला हूं वो कहां से लिख रहा हूं, बताएंगे कोई, कहां से आया सूत्र? मैं बताता हूं आपको। विभवांतर जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, कार्य होता है, यानी कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन होता है कि नहीं होता। और विभवांतर क्या होता है बताओ, किया गया कार्य ही है। एकांक धनावेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बताइए। अब यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, कार्य के स्थान पर विभवांतर। और एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, तीव्रता, ठीक है। और यहाँ विस्थापन का विस्थापन बना रहेगा। समझ में आ रही बात। यानी एकांक धनावेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर, इसलिए कार्य के स्थान पर विभवांतर लिखा। एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। बहुत आसानी से कर सकते। देखो कार्य बराबर क्या होता है, V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपन क्यू जीरो होता है। तीव्रता E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन क्यू जीरो होता है। तो F अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू जीरो, और इंटू विस्थापन। देखो D से D कट गया, क्यू जीरो से क्यू जीरो, तो आ गया कि नहीं। देखो कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन आ गया। बात समझ में आ रही, कहां से आया, यस और नो? नहीं आया अभी भी? अरे कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, ठीक है। उसी को मैंने क्या लिखा हूं, विभवांतर बराबर तीव्रता गुणित विस्थापन, ठीक। क्यों लिखा, उसका कारण है, विभवांतर की परिभाषा है एकांक धनावेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य विभवांतर। और विभवांतर का सूत्र क्या होता है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू जीरो। तो मैंने विभवांतर के स्थान पे क्या लिखा, W अपान क्यू जीरो लिखा। और अब तीव्रता का सूत्र क्या होता है, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल F अपान क्यू जीरो, ये लिखा। देखो अब क्यू जीरो से क्यू जीरो कट गया, क्या आएगा, W बराबर F इंटू डी, मतलब कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, ठीक है। तो जब आप विभवांतर बराबर तीव्रता गुणित विस्थापन से कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन ला सकते हो, इसका मतलब यह है कि कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन के स्थान पर आप क्या लिख रहे हैं, विभवांतर बराबर तीव्रता गुणित विस्थापन। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? ओके, हाँ ठीक है। और अगर ऐसा हो गया तो हम लिख सकते हैं। तो अब मैं यहां पर तीव्रता गुणित विस्थापन लिखने वाला हूं, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि मैं क्यों लिख रहा हूं, तीव्रता गुणित विस्थापन क्यों लिख रहा हूं, है ना। और अगर ऐसा आपको क्लियर हो चुका है तो फिर देखें, विभवांतर बराबर तीव्रता गुणित विस्थापन। विभवांतर हो गए दोनों चालक प्लेटों के मध्य विभवांतर V इज इक्वल टू तीव्रता है आपकी E, और विस्थापन कितना है, D। प्लस Q और माइनस Q के बीच का विस्थापन कितना है, D है। तो ये D हो गया। V इज इक्वल टू E की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 और इंटू D हो गया, राइट। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब समांतर प्लेट
संधारित्र की धारिता, धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र लिखो या समांतर पट्ट संधारित्र। प्लेट या पट्ट दोनों एक ही चीज है। कई बार प्लेट भी आता है, कई बार पट्ट भी आता है ना। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता या समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता, दोनों का मतलब एक ही है ना। तो ये इसमें आप थोड़ा क्लियर रहेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। अब बताओ धारिता का सूत्र क्या होता है? धारिता का सूत्र क्या होता है? बताओ। C इज इक्वल टू कितना होता है? Q अपॉन V, है ना। C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। हाँ, माइक बंद कर दो। C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, बिल्कुल। तो चलो ठीक है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V की वैल्यू आपने निकाल चुके हो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू डी। ये एप्सिलॉन 0 कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा बताओ? ऊपर जाएगा। तो क्या आ जाएगा? Q एप्सिलॉन 0 ऊपर गया, सिग्मा डी। ओके, इक्वेशन नंबर इसको देते हैं कौन सा? थर्ड। अब चूंकि चालक प्लेट का क्षेत्रफल हमने A माने हैं, यानी कि आवेश जो है उसके पृष्ठ पर है, और आवेश जब पृष्ठ पर है तो कौन सा आवेश घनत्व लगाया जाएगा? कौन सा आवेश घनत्व लगाया जाएगा अगर पृष्ठ पर है तो? आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व, बिल्कुल, वेरी गुड। तो क्या आएगा अब? पृष्ठीय आवेश, पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र क्या होता है बताओ? सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन A होता है ना। और जब Q अपॉन A पृष्ठीय आवेश घनत्व का सूत्र होता है तो फिर क्या करेंगे हम? यहां से सूचित करता है, यहां से Q का मान निकाल लेंगे। Q इज इक्वल टू कितना आएगा? सिग्मा इंटू A। Q इज इक्वल कितना आएगा? सिग्मा इंटू A आ जाएगा, है ना। Q का मान निकालेंगे। अब इस Q के मान को कहाँ रखे? समीकरण 3 से। समीकरण 3 से क्या होगा? C इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी? सिग्मा A एप्सिलॉन 0 ऊपर और अपान में सिग्मा इंटू डी। सिग्मा से सिग्मा कट जाएगा तो क्या आ गया? C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। ये आ गया आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। और मात्रक क्या होगा आपका? फैरेड। क्या होगा मात्रक? फैरेड इन FARAD इन SI सिस्टम, इस तरह से, है ना। और CGS पद्धति में कितना होगा? तो मैंने आपको बताया था CGS पद्धति के लिए क्या करते हैं हर बार? बताइए क्या करते? बताइए। हाँ, 1/4 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू कितना मानते? 1 मानते हैं, है ना। तो जब आप 1 मानेंगे तो ये देखो मैं कर रहा हूँ, 1/4 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 1 माना जाता है सीजीएस पद्धति में निकालने के लिए। तो हमको अभी क्या करना है? यहाँ से एप्सिलॉन हटाना है ना। तो आप यहाँ से एप्सिलॉन का मान निकाल लो बस। किसका मान निकाल लो? एप्सिलॉन का, है ना। तो ये एप्सिलॉन को यहाँ ले जा लो तो क्या बचेगा? यहाँ पर 1/4 बचेगा। 1/4 इज इक्वल टू कितना आएगा? एप्सिलॉन 0 का यहाँ गुणा हो गया, ये हो गया एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 का मान कितना आ गया? 1/4। ठीक है, क्लियर हो रही बात? सीजीएस पद्धति में हम जब भी ऐसा करते हैं तो करते समय हम क्या करते हैं? 1/4 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 1 मान के चलते हैं, क्योंकि होता ही है सीजीएस पद्धति में 1/4 एप्सिलॉन 0 का मान 1 हो जाता है। अब हमको यहाँ पर से यहाँ से क्या करना है? एप्सिलॉन 0 हटाना है। और एप्सिलॉन 0 हटाना है तो क्या करेंगे? यहाँ से हम एप्सिलॉन 0 का मान निकाल लेंगे। जैसे कल हम लोगों ने 4 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 1 प्राप्त किया था इसी में से, यहाँ गुणा करके। आज हमको 4 एप्सिलॉन 0 का मान नहीं निकालना है, हमको निकालना है एप्सिलॉन 0 का मान। तो ये एप्सिलॉन 0 यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ केवल 1/4 आ जाएगा। और एप्सिलॉन 0 के स्थान पर यहाँ 1/4 रखेंगे, है ना। और यहाँ जब 1/4 रखेंगे तो क्या होगा? C इज इक्वल टू A
और एप्सिलॉन 0 का मान 1/4 पाई, 1/4 पाई, ठीक है। तो ये 4 पाई नीचे आ जाएगा तो 4 पाई डी हो जाएगा। बात समझ में आ गई सबके? और ये हो जाएगा स्टेट फैरेड इन CGS सिस्टम। क्लियर हुआ? यस सर नो? बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये आपके पास में एक, ये लिखना नहीं है आपको यहाँ पर, ये मैंने आपको सिर्फ क्या किया हूँ, कैसे आया है ये मैंने आपको क्या किया हूँ, समझाया हूँ सिर्फ, है ना। तो ये आपके पास में एक रहने दो इसको भी, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ यहाँ से आता है। ये तो हुआ आपका आधा ही क्वेश्चन, 4 नंबर का सवाल यहाँ तक हो गया है। अब और एक और नंबर आपका यहाँ पर बचा हुआ है ना। और वो एक नंबर क्या होता है यहाँ पर, क्वेश्चन आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए तथा समांतर प्लेट संधारित्र की तथा इसकी धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। ठीक है, ऐसा आता है। तो इस पर अभी हम चर्चा कर लेते हैं। कैसे चर्चा करेंगे? धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक में पहला कारक क्या है? तो आप देखो, अच्छा इसमें एक और चीज बची है, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति वाला पॉइंट नहीं आया है अभी, है ना। ये भी कई बार पूछता है, तो इसी में आप आगे बढ़ा देंगे डेरिवेशन को। परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में, परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में क्या होगा बताइए, क्या होगा? एप्सिलॉन 0 के साथ में क्या कर देते हैं, परावैद्युतांक का गुणा कर देते हैं। तो एप्सिलॉन 0 कहाँ लगा हुआ है? ये देखो, ये लगा हुआ है। तो C = A एप्सिलॉन 0 के साथ में K का गुणा, और ये अपान में आ गया D। ये इस तरह से हो जाता है, C = A एप्सिलॉन 0 की अपॉन D। और मात्रक इसका फेरेड ही कहलाएगा। क्यों कहलाएगा मात्रक फेरेड? क्योंकि K का कोई मात्रक होता है क्या? परावैद्युतांक का मात्रक होता है क्या बताइए? हाँ, नहीं होता है ना। इसलिए यहाँ पर इसलिए जो है यहाँ पर क्या आएगा, फेरेड आएगा। ठीक, ये तो हुआ अभी आपका डेरिवेशन। अब जो आपका एक क्वेश्चन इसी के साथ जुड़ा आता है कि धारिता को प्रभावित करने वाले, इसकी धारिता को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए। तो ये मैं अभी बताता हूँ आपको।
तो आपके पास में आया C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन 0 अपॉन के, है ना। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। धारिता को प्रभावित, धारिता मतलब किसकी धारिता? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। अब कारक में क्या आएगा? पहला तो जो आपके पास में ये जो लिखा हुआ है, ऊपर वाली जो राशि है उस ऊपर वाली राशि को क्या कर दो? अनुक्रमानुपाती कर दो, और नीचे वाली जो राशि है उसको क्या कर दो? व्युत्क्रमानुपाती कर दो। यही होता है प्रभावित करने वाले कारकों में। तो जैसे मान के लो पहला कारक होगा, पहला कारक क्या होगा आपका? ये आपको ही लिखना है, ये आपको ही लिखना है, और लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। पहला कारक क्या है आपका? ए क्या चीज है? दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल। तो आप बोलेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। C इज इक्वल टू ए है, तो भाई ए ऊपर है ना, C भी ऊपर, ए भी ऊपर, तो कौन सा संबंध होगा इसमें? इनमें कौन सा संबंध होगा? अनुक्रमानुपाती का संबंध होगा, है ना। अरे होगा कि नहीं बताओ, यस और नो, है ना। अनुक्रमानुपाती का संबंध होगा। तो C इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। तो हम लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात C इज प्रोपोर्शनल टू ए, और नीचे लिख देंगे क्षेत्रफल बढ़ाने पर, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता क्या होती है? बढ़ती है। क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारिता क्या होती है? बढ़ती है। ये लिख देंगे, ठीक है। दूसरा क्या है? देखो D, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्यों? C इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि D नीचे है ना। और अगर D का मान बढ़ाओगे तो C का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हमको धारिता बढ़ाना ही होता है, कम नहीं करना होता। तो क्या करेंगे हम? D का मान कम करेंगे तो C का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो नीचे लिख देंगे कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम करने पर धारिता का मान क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या होगा? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात C इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D। C इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन D। और फिर नीचे लिखेंगे दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को कम करने पर धारिता का मान क्या होता है? बढ़ता है। और तीसरा हो जाएगा आपका माध्यम के परावैद्युतांक पर। ये K कहाँ लिखा है? सामने, यानी कि C इज प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा? K, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता माध्यम के परावैद्युतांक की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। माध्यम के परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात C इज प्रोपोर्शनल टू K। और फिर नीचे लिखेंगे कि परावैद्युतांक का मान बढ़ने पर, है ना, या अधिक परावैद्युतांक वाले पदार्थ की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में धारिता का मान क्या होता है? बढ़ता है ना। तो कुल मिलाकर लिखने का तरीका आपको समझ में आ गया।